Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 13 थर्मो रेगुलेशन एंड ओस्मो रेगुलेशन। स्टूडेंट्स आज हम इसका 7th लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस को जो है वो कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इस चैप्टर का ओवरऑल लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को और शॉर्ट क्वेश्चंस और इनक्विजिटिव क्वेश्चंस को जो है वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स थर्मो रेगुलेशन के हवाले से इसकी डेफिनेशन, इसके इंट्रोडक्शन, इसकी इंपॉर्टेंस और थर्मो रेगुलेशन के हवाले से जो ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन है इसको हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर तफसील से कवर कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने इस चीज़ को समझना है कि इंसानों के अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है। ह्यूमन्स बॉडी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी जो है वो 36.1 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस तक अपने टेम्परेचर को सिर्फ फ्लक्चुएट करती है। इससे ज़्यादा जो है ना, तो इससे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर होता है और ना नॉर्मल कंडीशंस के अंदर इससे कम टेम्परेचर होता है। और ये क्यों ज़रूरी है? मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो टेम्परेचर है ये हमारे एंजाइम्स की ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। ये जो टेम्परेचर है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के लिए ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर इससे कम या ज़्यादा होता है तो इससे एंजाइम्स की एक्टिविटी मुतासर होती है, इससे सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी मुतासर होती है, जिससे ओवरऑल लाइफ की एक्टिविटीज़ जो हैं वो असरअंदाज होती हैं। तो स्टूडेंट्स आएँ हम जो है वो बाकायदा लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है ह्यूमंस जो हैं आर एंडोथर्मिक होमियोथर्म्स। एंडोथर्म्स से मुराद ये है कि ह्यूमंस जो हैं वो अपनी हीट को अपनी बॉडी के अंदर ही जनरेट करते हैं। इनका जो हीट सोर्स है वो बॉडी के अंदर है। ह्यूमंस जो हैं वो एनवायरनमेंट से हीट को जो है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए नहीं लेते। उसके बाद होम्योथर्म से क्या मुराद है? होम्योथर्म से मुराद स्टूडेंट्स ये है कि जो ह्यूमंस हैं वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस आने के बावजूद ये अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करते। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। तो ह्यूमंस जो होते हैं ये एंडोथर्मिक होम्योथर्म्स है, तो इस बात का ये मतलब है। नेगेटिव फीडबैक के हवाले से स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी में जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए किया जाता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हमने जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म वाला जो सेकंड लेक्चर था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है स्टूडेंट्स एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो प्रोडक्ट है किसी भी एक्टिविटी का या उसका जो आउटपुट है वो उस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, इट इज अ मैकेनिज्म इन विच द प्रोडक्ट और आउटपुट ऑफ अ सिस्टम डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द सिस्टम। तो स्टूडेंट्स अब इसमें जो है नेगेटिव फीडबैक कैसे है इसकी डिटेल्स भी मैं आगे आपको जो है वो बताऊंगा। तो अभी स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल द थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द स्किन। अब स्टूडेंट थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं ये हमारी बॉडी के ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हीट को डिटेक्ट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स हमारी स्किन के अंदर भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो आपने याद रखना है कि थर्मो रिसेप्टर्स स्किन के अंदर भी हैं और हाइपोथैलेमस के अंदर भी मौजूद होते हैं। स्किन के अंदर जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं स्टूडेंट्स ये डिटेक्ट करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है इस बात को ये फौरन से भांप लेते हैं, फौरन से इस बात का जो है वो पता चला लेते हैं। अब जैसे ही थर्मो रिसेप्टर जो स्किन के अंदर हैं फौरन से इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं ना, तो ये आगे पैगाम भेजते हैं हाइपोथैलेमस को। क्यों पैगाम भेजते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है वो हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट है, जिसने हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना है। ठीक है, तो दे सेंड सिग्नल्स, ये पैगाम भेजते हैं टू द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या है? हाइपोथैलेमस। और स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस के अपने पास भी क्या होते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। वो खुद भी जो है वो टेम्परेचर के ज़्यादा होने और टेम्परेचर के कम होने का पता चला सकता है। ठीक है, तो वो कंट्रोल सेंटर को पैगाम भेजते हैं जिसके अपने पास थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। फिर हाइपोथैलेमस जो है स्टूडेंट्स वो क्या करता है? वो पैगाम आगे भेजता है मसल्स को और ग्लैंड्स को, जो कि अपने अपने आगे रिस्पॉन्सेज जो हैं उनको क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मसल्स और ग्लैंड्स यहाँ पे इफेक्टर्स का काम करते हैं। तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना पहले लेक्चर के अंदर, होम्योस्टेसिस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें थर्मोरिसेप्टर्स हैं, यहाँ से पैगाम आता है कंट्रोल सेंटर का जो कि हाइपोथैलेमस है। कंट्रोल सेंटर आगे पैगाम भेज देता है मसल्स और ग्लैंड्स को जो कि इफेक्टर्स का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अभी आपको ह्यूमन ब्रेन नज़र आ रहा है, ह्यूमन ब्रेन का ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है इसको हम जो है हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। स्टूडेंट्स
इसके बाद आपके बुक के अंदर एक साइड बॉक्स लिखा हुआ है। साइड बॉक्स में वो आपको बताता है कि जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलेट करते हैं हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन को। मतलब जैसे ही पैगाम जो है वो हाइपोथैलेमस के पास जाता है तो हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन के ऊपर वाले हिस्से जो हैं जिनको हम हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन कहते हैं, इसको भी स्टिमुलेट करता है, इसको भी मुतहर्रिक करता है। क्यों मुतहर्रिक करते हैं? क्योंकि देखें जब आपको गर्मी लगती है और गर्मी लगती है आपका हाइपोथैलेमस जो है वो स्वेटिंग तो करवा रहा होता है, पसीना खारिज करवा रहा होता है, लेकिन एट अ सेम टाइम आपको ये भी महसूस हो रहा होता है कि गर्मी लग रही है, क्यों ना मैं पंखा चला लूँ, क्यों ना मैं ठंडे पानी से नहा लूँ। तो ये वाली जो सोचने की कैफियत है ये आपके हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन से आती है। इसी तरह जब आपको ठंड लगती है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करवाता है, वो शिवरिंग तो करवा रहा होता है, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। लेकिन जब आपको ठंड लग रही है तो क्यों ना मैं जो है वो हीटर के आगे बैठ जाऊं, क्यों ना मैं कंबल ले लूं। तो इस तरह की ये जो सोचने की कैफियत है आपको हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन से आती है, ठीक है। तो जो हाइपोथैलेमस है ना स्टूडेंट्स, ये जो है ये स्टिमुलेट कर देता है हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन को। सो वी फील वार्मथ और कोल्डनेस, इसी वजह से हमें गर्मी या सर्दी का जो है वो एहसास होता है। और ये हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम मजीद एक्शंस कर सकें, जैसे कि नहाना, टेकिंग अ बाथ, और टर्निंग द फैन जोन, या पंखे चलाना या हीटर को चलाना, ठीक है। नहाते और पंखे कब चलाते हैं? जब आपको गर्मी लगती है, और हीटर कब चलाते हैं? जब आपको ठंड लगती है, ठीक है। तो ये साइड बॉक्स की इन्फॉर्मेशन है, मैंने आप लोगों के लिए इसको रीड कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमारे हाइपोथैलेमस जो है वो किस तरह का रिस्पॉन्सेज शो करता है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। तो ओवर हीटिंग के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो है हाइपरथर्मिया। थर्म कहते हैं हीट को, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपरथर्मिया का मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है, जिसको आप ओवर हीटिंग कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस को उसको फ़ौरन डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद कौन कौन से रद्द अमल जो है वो शो करता है, ताकि बॉडी के टेम्परेचर को दोबारा से जो है वो क्या किया जाए, कम किया जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस के रिस्पॉन्सेज हैं इनकी आपने हेडिंग्स याद रखनी है, और इनकी हेडिंग्स के साथ इसको पेपर में लिखना है। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला जो रिस्पॉन्स है हाइपोथैलेमस का वो है वेजोडाइलेशन। वेजो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, डायलेशन का मतलब होता है फैल जाना। आपने स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के अंदर ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था। अगर आपको याद हो, आर्टरीज और वेन्स के अंदर, आर्टरीज और वेन्स की जो आउटर लेयर थी ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है, मिडल लेयर जो है ये स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनती है, जबकि जो सबसे अंदर वाली लेयर है ये एंडोथेलियम से मिलकर बनती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिडल लेयर के अंदर होते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स के पास सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत होती है। अगर स्मूथ मसल्स सिकुड़ जाएंगे तो जो खून की नाली है उसके अंदर खून के गुजरने के लिए रास्ता कम रह जाएगा, इसको हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। और अगर वही स्मूथ मसल्स डायलेट हो जाएंगे, फैल जाएंगे, तो खून की नाली के अंदर खून के गुजरने के लिए रास्ता जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं वेजो डायलेशन। तो अगर खून की नाली में स्मूथ मसल्स जो हैं वो रिलैक्स कर गए हैं तो ये वेजो डायलेशन होगा। अगर स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं तो इसे हम वेजो कंस्ट्रिक्शन कहेंगे। तो स्टूडेंट जब हमारी बॉडी में जो है वो टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है, हमें गर्मी लगने लगती है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो फौरन खून की नालियों के अंदर जो स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं उनको पैगाम भेजता है कि आप जो हैं वो रिलैक्स कर जाएं। क्यों रिलैक्स करें? ताकि खून की नाली के अंदर खून जो है वो खून का बहाव ज्यादा आ जाए, खून ज्यादा आए। खून ज्यादा आने का मकसद क्या है? ताकि ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड वेसल्स जो कि हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे मौजूद है, यहाँ से जो हीट है वो कहाँ पे जाए, इन्वायरमेंट के अंदर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेस, जब जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ जाता है अबव 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, इस कंडीशन को हम हाइपरथर्मिया कहते हैं। तो क्या होती है? वेजोडाइलेशन होती है। वेजोडाइलेशन क्या है? इट इज द एक्सपेंशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इसमें जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसकी जो दीवारें हैं वो क्या करती हैं स्टूडेंट्स? एक्सपैंड करती हैं, वो फैल जाती हैं। विच लाई, जो कि मौजूद होती हैं जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। जो कि स्किन की जो आपको सबसे ऊपर वाली तह नजर आती है ना, उसको एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाली तह एपिडर्मिस है, इसके नीचे होती है डर्मिस। उस डर्मिस के अंदर होती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही जो है ब्लड वेसल्स को पैगाम मिलता है, उनकी दीवारें जो है एक्सपैंड कर जाती हैं, ठीक है। और एक्सपैंड करने का फायदा क्या होता है? सो इस तरह देयर इज मोर फ्लो ऑफ ब्लड इन दिस कैपिलरीज। इन कैपिलरीज के अंदर जब दीवारें की फैल जाएंगी तो इनके अंदर ज़्यादा जो है वो ब्लड आता है, ज़्यादा खून आता है। और इसके नतीजे में होता क्या है कि वो ज़्यादा हीट जो है वो ब्लड से बाहर की तरफ जो है वो खारिज होती है, ज़्यादा हीट ब्लड से बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है कि विजुअलाइजेशन कैसे होती है और इसका फायदा मकसद क्या होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आए और उस ज़्यादा ब्लड के अंदर जो हीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो क्या हो सके, खारिज हो सके। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला रिस्पॉन्स है जो कि हाइपोथैलेमस शो करता है ज़्यादा हीट के नतीजे में, वो है स्वेटिंग, पसीना खारिज करना।
तो रिस्पॉन्सेज आल्सो इंक्लूड स्वेटिंग, रिस्पॉन्सेज के अंदर पसीना खारिज करना भी आता है। जो हाइपोथैलेमस है वो स्वेट ग्लैंड्स को पैगाम भेजता है कि आप पसीना खारिज करना शुरू कर दें। ठीक है, अब जैसे ही पसीना खारिज होता है तो पसीना खारिज करने से होता ये है कि एक तो एपिडर्मिस के नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी हीट जो है, ठीक है, उस हीट की वजह से जब वो पसीना जो है वो बुखारात बन के उठता है, एक तो उनकी हीट भी साथ बाहर लेके आता है, और दूसरा जैसे ही वो बुखारात बन के उठता है तो ठंडक का एहसास होता है। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है ना, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। जो पानी का बुखारात बन के उड़ना है ये ठंडक का एहसास देता है। आप कभी नहा के बाहर निकले फौरन पंखे के सामने आए तो आपको ठंडक का एहसास होता है, तो इसी वजह से होता है। तो इवेपोरेशन जब होता है पसीने के अंदर मौजूद जो पानी है, जब वो बुखारात बन के उठता है तो वो बॉडी से हीट भी ले जाता है, बॉडी की जो हीट है ना उसको भी अपने साथ ले जाता है, और जिस्म को जो है वो ठंडक का एहसास फराहम करते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का जो सबसे पहला रिस्पॉन्स है हाइपरथर्मिया के नतीजा में वो है विजोडाइलेशन, उसके बाद है स्वेटिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स जो तीसरा जो रिस्पॉन्स है वो है लो थायरॉक्सिन। हमारे स्टूडेंट्स गले के अंदर ना, यहाँ पे नेक रीजन के अंदर जो है वो ग्लैंड होता है, इसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? थायराइड ग्लैंड। ये आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ा होगा। हम इसको आगे जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है ना वहाँ पे हम इसकी डिटेल को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। क्या नाम है स्टूडेंट्स? थायरॉक्सिन। तो ये जो थायरॉक्सिन है ना स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो फूड की ब्रेकडाउन है, खुराक को तोड़ के जो एनर्जी बनाने का अमल है स्टूडेंट्स, इसकी रफ्तार को ज्यादा कर देता है। खुराक को तोड़कर एनर्जी बनाने की जो मिकदार है इसको बढ़ा देता है, इसको तेज कर देता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स होता ये है कि जैसे जितना थायराइड ग्लैंड एक्टिव होगा उतना ही ज्यादा क्या रिलीज होगा? थायरॉक्सिन रिलीज होगा। जितना थायरॉक्सिन रिलीज होगा उतनी ही ज्यादा बॉडी के अंदर क्या होगी स्टूडेंट्स? फूड की ब्रेकडाउन होगी, और जितनी फूड की ब्रेकडाउन होगी उतनी ही ज्यादा बॉडी के अंदर हीट रिलीज होगी। ठीक है, अब बॉडी के अंदर टेम्परेचर पहले ही ज्यादा है, तो बॉडी की कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से इस टेम्परेचर को कम किया जाए। तो बॉडी क्या करती है? थायरॉक्सिन के रिलीज को कम कर देती है। जब थायरॉक्सिन कम रिलीज होगा तो फूड की ब्रेकडाउन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब फूड की ब्रेकडाउन कम होगी तो ऑटोमेटिकली वहां से जो हीट निकल रही है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है ना स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड के थायरॉक्सिन के रिलीज करने में कमी ले आता है। द थायराइड ग्लैंड जो है में डिक्रीज द सेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरॉक्सिन के सेक्रीशन को जो है वो क्या कर देता है? कम कर देता है। अब स्टूडेंट्स ये इसको कैसे कंट्रोल करता है इसको भी हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में जब हम ग्लैंड्स को स्टडी करेंगे ना तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हाइपोथैलेमस जो है वो थायराइड ग्लैंड को कैसे कहता है कि आपने अब थायरॉक्सिन को कम रिलीज करना है। ठीक है, इसकी डिटेल हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन के रिलीज को कम करता है, और जो थायरॉक्सिन है ना स्टूडेंट्स, वो हमारी बॉडी के अंदर जो बेसिक केमिकल रिएक्शंस की जो स्पीड है उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। मैंने आपको बताया ना, थायरॉक्सिन का काम होता है कि इसने फूड की ब्रेकडाउन को ज्यादा करना है। थायरॉक्सिन कम हो गया तो वो रिएक्शंस जिनके नतीजा में फूड की ब्रेकडाउन हो रही है तो वो भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो आपकी बॉडी में उन रिएक्शंस के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल कहते हैं बुनियादी को, जो सबसे बुनियादी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनकी स्पीड भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, इसके नतीजा में जो इंटरनल हीट प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है, जो कि थर्मोस्टेट के तौर पर काम करता है, जैसे ही ये डिटेक्ट करता है कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, ये फ़ौरन से वेज़ोडाइलेशन करवाता है, ये फ़ौरन से जो है वो स्वेटिंग करवाता है, फ़ौरन से जो है वो थायरॉक्सिन के रिलीज़ को कम कर देता है। और इन तमाम चीज़ों के नतीजा में होता क्या है स्टूडेंट्स? बॉडी की हीट है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आप लोगों ने जो है उसको अच्छी तरह से इस डायग्राम को जो है वो देखना है, समझना है। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसको ड्रॉ भी करना है। जब आप इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपने ये ब्रेन के डायग्राम, स्किन के डायग्राम, फैक्टर्स के डायग्राम नहीं बनानी। अलबत्ता ये जो आप इंग्लिश में थ्योरी लिखी हुई है ना, आपने इस थ्योरी को इसी तरह से जो है वो पेज के ऊपर ड्रॉ करना है। इससे आपके नंबर्स जो है वो और ज्यादा आपको अच्छे मिलेंगे। आपने सिर्फ ये जो इंग्लिश थ्योरी लिखी हुई है ना, आपने इसी को जो है वो लिखना है। ये दरम्यान के जो डायग्राम्स है ना ये आपने नहीं बनानी। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, जैसे ही जो है बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस था, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, तो स्किन के अंदर और हाइपोथैलेमस के अंदर जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने फौरन से इसको क्या कर लिया? डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट्स थर्मो रिसेप्टर्स ने इसको डिटेक्ट किया तो थर्मो रिसेप्टर्स ने आगे पैगाम किसको भेजा? कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर भी कौन है? हाइपोथैलेमस के अंदर है ना कंट्रोल सेंटर। तो कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस के अंदर है। अब जैसे कंट्रोल सेंटर को पैगाम गया, उसने आगे पैगाम भेज दिया मसल्स को और इफेक्ट मसल्स को और ग्लैंड्स को। ठीक है, मसल्स और ग्लैंड्स यहाँ पे इफेक्टर्स का काम कर रहे हैं। तो जैसे देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ग्लैंड्स को पैगाम गया, उन्होंने स्वेटिंग खारिज करना शुरू कर दी, पसीना खारिज करना शुरू कर दिया। और जैसे ही मसल्स को पैगाम गया तो मसल्स ने वेज़ोडाइलेशन करवा दी, जो कैपिलरीज की दीवार जो है वो फैल गई। इसी तरह इसके अलावा स्टूडेंट्स
जो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है, जो कि थायरॉक्सिन की वजह से है, ठीक है, वो क्या हो गया, वो भी कम हो गया। इसके नतीजा में ओवरऑल बॉडी की हीट क्या हुई, आहिस्ता आहिस्ता कम हुई। जैसी बॉडी की हीट कम हुई तो बॉडी का टेम्परेचर वापस नॉर्मल पे आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये थर्मो रेगुलेशन है, जो कि कब होती है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा होता है। अब फ्रेंड्स, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम होता है तो उस वक्त जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो किस तरह से रिस्पॉन्स शो करता है, किस तरह का रद्द-ए-अमल देता है, अब हमने इसको देखना है। तो थर्म कहते हैं हीट को, हाइपो कहते हैं कम को। हाइपोथर्मिया मतलब जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम होता है तो उस वक्त हाइपोथैलेमस का क्या रद्द-ए-अमल होता है, तो अब हमने इस चीज़ को जो है वो स्टडी करना है। तो यहाँ पे देखें, वो कहते हैं व्हेन बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बिलो 37 डिग्री सेल्सियस, जब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, इस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो जो रिस्पॉन्सेज है ना स्टूडेंट्स, अब देखिए रिस्पॉन्सेज उसके उल्ट होंगे। जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था तो क्या हुआ था, वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई थी, वेजो डायलेशन हुई थी। अब जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन क्यों होगी, कि बॉडी का टेम्परेचर भाई पहले ही कम हो रहा है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, ब्लड वेसल्स को तंग कर देगी। ब्लड वेसल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स है उनको कहेगी कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ, तंग हो जाओ। जैसे ही वो तंग होंगे तो ब्लड का फ्लो उसके अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम से कम हीट जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होगी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। शिवरिंग में क्या होगा, आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर देंगे। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो एटीपी प्रोड्यूस होगी, और एटीपी के साथ हीट प्रोड्यूस होगी, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को ज्यादा करेगी। और जो आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, एक एक की डिटेल आपने लिखनी है। वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है क्या करते हैं, रिड्यूस कर देता है ब्लड फ्लो को, खून के बहाव को टू द स्किन, स्किन में, एंड सो देयर इज लॉस, लेस लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द ब्लड। और इस तरह से खून से जो हीट का इखराज होता है, हीट जो बाहर निकलती है वो भी क्या होती है, कम होती है, ताकि बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वो बाकी रहे और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। उसके बाद है शिवरिंग। शिवरिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, शिवरिंग यहाँ पे आपने इसको ध्यान से समझना है। शिवरिंग के आगे स्टूडेंट्स ब्रैकेट में उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब स्टूडेंट्स, स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो कि हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, जो कि हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं। स्पैस्मोडिक का मतलब होता है रुक रुक कर, रह रह कर, या गैर मुसलसल, ठीक है। आप इसके ऊपर लिख लें, स्पैस्मोडिक का मतलब क्या होता है, गैर मुसलसल या रुक रुक कर। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सुकड़ना। शिवरिंग के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं। तो जो स्केलेटल मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो रुक-रुक कर हो रही होती है। इसके नतीजे में होता क्या है, जब एक मर्द मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद रिलैक्स करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, तो मसल्स जो है वो एटीपी को इस्तेमाल करते हैं। और एटीपी कहाँ से आती है, जब बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। और जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होने से एटीपी आती है तो साथ इसी प्रोसेस में हीट रिलीज होती है। वो जो हीट है वो फिर बॉडी के टेम्परेचर को ज्यादा करने में इस्तेमाल होती है। तो शिवरिंग, स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के रुक रुक के जो कॉन्ट्रैक्शन है हीट पैदा करती है, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को ज्यादा करने में मदद देती है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो आप इसको देख सकते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, खून की नालियां तंग हो गई हैं ताकि कम से कम ब्लड आए और कम से कम हीट जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर डिसिपेट हो। उसके बाद स्टूडेंट्स शिवरिंग देखें, इसके अंदर क्या होती है, जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी गैर मुसलसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा कैसे होता है स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा इस तरह से होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये थायरोक्सिन के रिलीज को ज़्यादा कर देता है। जब ज़्यादा थायरोक्सिन रिलीज होगा तो फूड की ब्रेकडाउन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब फूड की ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हीट रिलीज होगी। वो जो ज़्यादा हीट है वो फिर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा करने में इस्तेमाल होगी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, गूज बम्प्स भी है। गूज बम्प्स को हम बाद में रीड करते हैं, पहले इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट को देख लेते हैं। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट जो है आल्सो प्रोड्यूसेस हीट, ये भी हीट पैदा करती है टू रेज द बॉडी टेम्परेचर, ताकि बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाया जा सके, बॉडी टेम्परेचर को ज्यादा किया जा सके। उसके बाद लास्ट में स्टूडेंट्स गूज बम्प्स। गूज बम्प्स कहते हैं, उर्दू में से कहते हैं रोंगटे खड़े होना। किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, रोंगटे खड़े होना। वो आपने जो है वो सुना होगा कि वो शख्स जो है वो बहुत ज्यादा डर गया या उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो रोंगटे खड़े होना जो है वो किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, रोंगटे खड़े होने के लिए इंग्लिश में जो है हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है गूज बम्स, ठीक है। तो ये रोंगटे इस तरह से लिखते हैं, उसके बाद खड़े होना आपने लिख लेना अपने बुक के ऊपर, तो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन आपने लिख लेनी है। अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, हमारी स्किन के ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं। अब हर जो हेयर है ना स्टूडेंट्स, उसकी बेस के ऊपर जो है वो मसल्स जो होते हैं ना, मसल्स मौजूद होते हैं। अब होता ये है कि हर हेयर की बेस जो है, बुनियाद है, वहां पे जो मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो हेयर्स है ना स्टूडेंट्स, ये मुसलसल सीधे खड़े हो जाते हैं। हेयर्स क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, सीधे खड़े हो जाते हैं। और जब जैसे ही हेयर सीधे खड़े होते हैं तो इसके अंदर हवा की एक तह है ना, जो वो ट्रैप हो जाती है, वो कैद हो जाती है। और वो जो एयर है वो इंसुलेटर का काम करती है, वो बॉडी से जो हीट है उसको बाहर जाने
नहीं देती। एक तो बॉडी ने पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन की हुई है, पहले ब्लड की सप्लाई कम की हुई है। दूसरे नंबर पे जो थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है उससे जो हीट बाहर निकलेगी उसको भी एयर जो है वो क्या कर लेगी, रोक लेगी। तो टिनी मसल्स, छोटे छोटे मसल्स जो हैं एट द बेस, बुनियाद के ऊपर हेयर फॉलिकल्स का मतलब है ये जो आपको रेशे नुमा बारीक धागे नुमा बाल नजर आ रहे हैं ना, इनके बेस के ऊपर जो छोटे छोटे मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, और इसको हम गूज बम्प्स कहते हैं। ठीक है, एयर इज ट्रैप, एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है इन द इरेक्टेड एयर। इरेक्टेड एयर का मतलब होता है सीधे खड़े बालों के अंदर हवा जो है वो कैद हो जाती है, और वो इंसुलेटर का काम करती है हीट के लिए, स्किन से जो हीट है उसको बाहर जाने नहीं देती। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसको भी जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। तो जो हाइपरथर्मिया था उसमें रिस्पॉन्सेज जो थे वो 3 थे, जबकि हाइपोथर्मिया के अंदर रिस्पॉन्सेज कितने हैं, 4 हैं। हाइपरथर्मिया के कौन से रिस्पॉन्सेज थे, विजुअलाइजेशन था, उसके बाद स्टूडेंट स्वेटिंग था, और लो थायरॉक्सिन था। और यहाँ पे 4 रिस्पॉन्सेज हैं, विजो कंस्ट्रिक्शन है, शिवरिंग है, गूज बम्प्स हैं, और इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट है। तो आप लोगों ने इसको जो है वो अच्छी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद रखना है। और उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, आपने इसको भी जो है बनाना है। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने इंग्लिश की थ्योरी लिखनी है, बस दरम्यान में जो डायग्राम बनी हुई है ये आपने नहीं बनानी। स्टूडेंट जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो फिर थर्मो रिसेप्टर्स जो कि स्किन के अंदर और हाइपोथैलेमस के अंदर है वो उसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद वो पैगाम भेजते हैं कंट्रोल सेंटर को, जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर ही मौजूद है। वो आगे पैगाम भेजता है किसको स्टूडेंट्स, वो मसल्स को पैगाम भेजता है, इफेक्टर्स को पैगाम भेजता है, मसल्स को और ग्लैंड्स को पैगाम भेजता है। जैसे ही स्टूडेंट्स स्केलेटल मसल को पैगाम जाता है वो शिवरिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे पैगाम जाता है ब्लड वेसल्स को, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। इसी तरह जैसे ही पैगाम जाता है थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड एक ग्लैंड है, वो क्या करता है, वो थायरॉक्सिन के रिलीज को ज्यादा कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वो पैदा हो। अब स्टूडेंट इन तमाम रिस्पॉन्सेज के नतीजे में जो बॉडी का टेम्परेचर है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, और इस तरह से जो हाइपोथर्मिया है उसमें हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को जो है वो कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।